रही होती है ताकि उस जमीन पर वो खेती कर सके। इतनी धूप और गर्मी में काम करते करते उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। हे भगवान, मालिक ने मुझे ये बंजर जमीन दे तो दी है, लेकिन ये बंजर जमीन किसी भी लायक नहीं है। ऐसी जमीन पर काम करना बहुत मुश्किल है। बेचारी हेमलता बहुत ज्यादा परेशान और बहुत गरीब थी। यहाँ तक कि वो एक गरीब विधवा थी, लेकिन उसके 2 बच्चे थे जिसका उन्हें पेट पालना था। सारा दिन मेहनत करने के बाद हेमलता शाम के वक्त अपने मालिक से अपने पूरे दिन की मेहनत का पैसा लेने जाती है। मालिक, आपने मुझे बंजर जो जमीन दी थी, मैंने उसे खेती बाड़ी करने के लायक कर दिया है। बस अब आप मुझे मेरी कमाई के पैसे दे दीजिए। अरे वाह हेमलता, तुम्हारे जितनी बहादुर और मजबूत औरत मैंने आज तक नहीं देखी। पूरे गांव में अगर आदमियों को खड़ा कर दिया जाए और एक तरफ तुम्हें खड़ा कर दिया जाए तो तुम मुकाबले में पहली अव्वल आओगी। ये सब तो कुदरत का करिश्मा है। वैसे मैंने बचपन से ही अपनी जिंदगी में मेहनत करना सीखा है, इसलिए मैं मेहनत करने से पीछे कभी नहीं हटती। हेमलता की बात सुनते ही उसका मालिक उसे उसकी दिहाड़ी के पूरे 1000 रुपए दे देता है, जिसके बाद हेमलता उन पैसों को लेकर राशन की दुकान पर जाती है और राशन लेने लगती है। यूं तो हेमलता इतनी बलवान औरत थी कि कोई उसका सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन राशन वाले ने ना चाहते हुए भी उसे 2 बात कही थी। अरे बहन, तुम फिर आ गई। कहा था ना उधारी देना बंद कर दिया है। तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो, अगर उधार लेना है तो किसी और की दुकान पर जाओ और उधार ले लो। भाई, मैं अपनी दुकान से एक भी चीज उधार नहीं दूंगा। अरे ओ मनुलाल, तुझे कहा था ना कि तेरा हिसाब मैं जल्दी ही करूंगी। ये रख ले अपने पैसे और मुझे जितना राशन चाहिए जल्दी से दे दे। हेमलता मनुलाल के मुंह पर पैसे मारकर फेंकती है, जिसके बाद मनुलाल कान दबाकर चुपचाप उसका हिसाब किताब करता है और उसे राशन दे देता है और बचे हुए पैसे वो वापस हेमलता को पकड़ा देता है। अरे ये लो बहन जी, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुझे नहीं पता था कि तुम इस बार सारे पैसे लेकर आई हो। आइंदा अगर तूने दोबारा इस तरह बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा ये 2.5 किलो का हाथ तू जेल नहीं पाएगा। ऐसा कहकर हेमलता अपने घर के लिए निकल पड़ती है। घर पहुंचते ही उसके दोनों बच्चे उसको देखते ही उसको गले से लग जाते हैं। माँ माँ, आप आ गई। हम दोनों आपके आने का कब से इंतजार कर रहे थे। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी, आप हमारे खाने के लिए कुछ नहीं लेकर आई हो। बिटिया, मैं राशन लेकर आई हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हें खाना बना कर देती हूँ। हेमलता रसोई में जाती है, जहाँ उसे एक टूटी हुई थाली दिखाई देती है। टूटी हुई थाली कहाँ से आई हमारे घर में? हम पे तो एक भी टूटी हुई थाली नहीं है। अरे ये बच्चे पूरा दिन कितनी शैतानी करते हैं, अभी बताती हूँ इन्हें। हेमलता ऐसा कहकर अपने दोनों बच्चों को आवाज लगाती है और उनसे कहती है, तुम दोनों भाई बहन सारा दिन शैतानियां करते रहते हो। जरा देखो तो सही, तुम दोनों ने इस थाली का क्या हाल मचाया है। नहीं माँ, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। हमने ये थाली खराब नहीं की। ये टूटी हुई थाली एक बूढ़ी औरत के पास थी, वो इसे हमें बेचने के लिए आई थी ताकि वह एक नई थाली ले सके। और गरिमा दीदी को उसके ऊपर थोड़ी दया आ गई, जिसके चलते हमने उसे इस थाली के बदले एक नई थाली दे दी। अपने दोनों बच्चों की ये बात सुनकर हेमलता को बहुत खुशी मिलती है और उसकी आंखें भर आती हैं, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है और थोड़ी देर में उन दोनों के लिए खाना बनाकर लाती है, जिसके बाद वो सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, हेमलता अपने दोनों बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए उठती है और रसोई में जाती है, लेकिन रसोई में उसे ढेर सारा खाना नजर आता है। अलग अलग तरीके के पकवान भी होते हैं। भगवान, ये क्या, इतना सारा खाना? आखिर इतना सारा खाना आया कहाँ से? कल रात को जितना भी खाना बचा था वो सभी तो हमने खा लिया था, और बचा हुआ खाना मैंने कुत्तों को डाल दिया था। फिर इतना सारा खाना कहाँ से आया? हेमलता ऐसा सोचकर उस खाने को देखती रह जाती है। खाने की खुशबू से बच्चे नींद से जाग जाते हैं और रसोई में पहुंच जाते हैं। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना! रसमलाई, पकौड़े, आलू पूरी, पनीर की सब्जी, रायता और गुलाब जामुन। इतना सारा खाना माँ, आपने इतनी जल्दी कैसे बनाया? मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जल्दी से मुझे सारा खाना दो ना माँ। दोनों बच्चों की भूख के आगे हेमलता झुक जाती है, जिसके बाद वो खाना परोसकर अपने दोनों बच्चों को दे देती है और काम करने निकल जाती है। ऐसे ही जब वो शाम को वापस आती है तो वो अपनी रसोई में जाती है, जहाँ फिर से
अलग अलग प्रकार के भोजन रखे होते हैं। ये क्या? इडली, डोसा, सांभर, वड़ा पाव, भाजी और ऊपर से चाउमीन भी रखी है। इतना सारा खाना किसने बनाया? कहीं मैं कोई चमत्कार तो नहीं देख रही हूँ? बेचारी हेमलता अपनी गरीब रसोई के अंदर इतने सारे पकवान खाना देखकर हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिसके बाद वो अपने बच्चों के साथ वो सारा खाना खाकर रात के समय सो जाती है। लेकिन ये सोच सोच कर उसे नींद नहीं आती। नींद से जागी तो थी, रसोई में अलग अलग प्रकार के पकवान थे और जब शाम को वापस लौटी तो फिर रसोई में अलग अलग प्रकार के पकवान मिले। कहीं मेरी रसोई कोई जादुई रसोई तो नहीं? इस बात का पता आज मैं लगा कर ही रहूंगी। हेमलता अपने बच्चों के साथ सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। आधी रात के समय अचानक से उसे रसोई की तरफ से एक रोशनी चमकती हुई दिखाई पड़ती है, जिसके पीछे हेमलता चलते चलते रसोई में पहुंच जाती है, जहां पर टूटी हुई थाली के अंदर से अलग अलग प्रकार के पकवान निकलकर हवा में उड़ रहे होते हैं और चारों तरफ उस थाली से रोशनी ही रोशनी हो जाती है। इसका मतलब टूटी हुई थाली कोई मामूली थाली नहीं बल्कि जादुई थाली है, जिसकी वजह से मेरी रसोई भी जादुई बन गई है। ये कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ खाना ही खाना नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी थाली के अंदर से मुंह, आंख, नाक बन जाते हैं। ये सब तुम्हारी ही अच्छाइयों का फल है। जिस बूढ़ी औरत को एक दिन तुमने खाना खिलाया था, वह कोई सच में बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक देवी थी जो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, जिसके बाद वह भेष बदलकर तुम्हारे बच्चों को यह जादुई थाली देकर गई। सच सुनने के बाद हेमलता को बहुत खुशी होती है और वो जादुई थाली से कहती है, जादुई थाली, मुझ गरीब के ऊपर इतनी दया दिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी बहुत मदद की। जहाँ हमारे घर में खाने को एक दाना तक नहीं था, वहाँ तुमने मेरे दोनों बच्चों को भरपूर खाना खिलाया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये करना तो मेरा कर्तव्य है और मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जादुई थाली के मुंह से ये सब सुनकर हेमलता को बहुत खुशी मिलती है। उस दिन के बाद से हेमलता की रसोई में हमेशा भरपूर खाना मौजूद रहता है और वो उस खाने की मदद से अपना खुद का एक ढाबा खोल लेती है। धीरे धीरे उसका ढाबा अच्छा खासा चलने लगता है और वो खूब पैसा कमाने लगती है, जिसके चलते वो अपने दोनों बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अरे नहीं अनिल जी, जरा देखिए, हमने पिछले माह जो फसल लगाई थी वो तो आधी से ज्यादा जल चुकी है। सही कहा तुमने मिताली, मैं तो इसी फसल के भरोसे में था कि अपने घर में एक पंखे का इंतजाम कर लूंगा, लेकिन ये क्या, मेरी तो सारी फसल खराब हो गई। अब मैं क्या करूंगा? करना क्या है, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। जो भी हमारा सहारा है वो ये खेत ही है। अब जल्दी से आइए। मिताली और अनिल दोनों ही अपने सूखे हुए खेत में दोबारा काम करने लगे। हालांकि आधी से ज्यादा फसल जल चुकी थी, लेकिन गरीब परिवार हार मानने वालों में से नहीं था। अभी वो खराब जली हुई फसल को अपने खेत में से निकाल ही रहे थे कि तभी उन्हें एक औरत की जोर जोर से रोने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कि कोई रो रहा है। हाँ, मुझे भी लगा, लेकिन इस वक्त कौन होगा? चलिए अपने आसपास देखते हैं। दोनों पति पत्नी अपने खेत से निकल आए। खेत से बाहर सड़क पर उन्होंने देखा कि उनके ही जैसा एक गरीब परिवार, जिसमें एक बुढ़िया थी और दो पति पत्नी एक छोटे बच्चे को लेकर जा रहे थे और उनमें उस बच्चे की माँ थी जो कि रो रही थी। उन्हें देखकर मिताली उनके पास गई और हमदर्दी से पूछने लगी, अरे क्या बात है, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? हाय मेरा लाल। बस बस। क्या हुआ भाई, इस बच्चे की तबीयत खराब है क्या? अरे अब क्या ही बताऊं भाई कि क्या हुआ है। हमारा छोटा सा बच्चा उस नई बीमारी का शिकार हो गया है, वही बीमारी जो कि अब आपके गांव तक भी पहुंच चुकी है। बीमारी? कौन सी बीमारी? अरे तुम नहीं जानते क्या? ये बीमारी एक नई तरह के कीड़े के काटने से फैल रही है। हमारे बच्चे को भी कमबख्त उस कीड़े ने ही काट लिया और उसका जहर उसके शरीर में आ गया। ऐसा क्या? तो इस बीमारी का कोई इलाज तो होगा? अरे कहाँ कोई इलाज है, अभी तक तो कोई इलाज नहीं है। सरकार की तरफ से ही कोई गैस बनाई जा रही है जिससे ये कीड़े मर सकते हैं, लेकिन एक बार जिसको उन कीड़ों ने काट लिया तो उसका कोई इलाज नहीं है। वो आदमी ऐसे बोलकर रोने लगा।
उसका छोटा सा बच्चा एकदम नीला पड़ चुका था। उस बच्चे को देखकर अनिल को अपने परिवार की भी चिंता हुई। अजी सुनिए, मुझे तो डर लग रहा है। हम सारा सारा दिन यहाँ खेत में काम करते हैं, बच्चे भी हमारे साथ ही रहते हैं। मुझे तो डर है कहीं वो कीड़ा हमें न काट ले। ऐसी बातें मुंह से मत निकालो मिताली, मैं जानता हूँ हमें कुछ नहीं होगा। अनिल और मिताली ने अपने मन को इसी तरह से समझा लिया, लेकिन ये तो सच था कि वो जहरीला कीड़ा अब अनिल के गांव में भी आ चुका था। शाम को दोनों पति पत्नी खेत पर से घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके पड़ोस में भी कोहराम मचा हुआ है। अब यहाँ क्या हुआ? अनिल जी, आइए देखते हैं। अनिल ने आगे को बढ़कर देखा तो उनके पड़ोस में भी एक नौजवान को उसी कीड़े ने काट लिया था और उसके जहर से वो भी जिंदा लाश की तरह ही पड़ा हुआ